बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम यूनिट जो हमने सेकंड पढ़ी उसको कंप्लीट करने के बाद हम यूनिट फर्स्ट पे आते हैं। और यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो है व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं। व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवस्थाओं की संख्या के बाह्य प्राचलों पर निर्भरता। जो यहाँ हम सबसे फर्स्ट देखेंगे कि जो अवस्थाओं की जो संख्या है वो अवस्थाओं की संख्या बाह्य प्राचलों पर कैसे निर्भर करती है। और बाह्य प्राचल क्या है इनकी भी जानकारी लेंगे कि बाह्य प्राचल हम किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जब एक स्थूल निकाय दूसरे स्थूल निकाय से अन्योन्य क्रिया करता है तो उसमें ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के साथ साथ यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी संपन्न होती है। यानी कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी होती है और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी उसमें चलती है, जो कि निकाय के स्थूल प्राचलों पर निर्भर करती है। किन पर डिपेंड करेगी? वो स्थूल प्राचलों पर डिपेंड करती है, जिससे निकाय के ऊर्जा स्तर प्रभावित होते हैं। इन्हें बाह्य प्राचल कहा जाता है। यानी कि ऐसे प्राचल जिनके कारण निकाय के जो ऊर्जा स्तर हैं वो प्रभावित हों, और ऐसे जो प्राचल हैं इन्हीं प्राचलों को हम बाह्य प्राचल कहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल आयतन है, दाब है, विद्युत क्षेत्र है। आयतन, दाब, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एटसेट्रा। माना हम एक ऊष्मागतिक बाह्य प्राचल लेकर के चल रहे हैं x। अब ये कुछ भी हो सकता है, हम जस्ट मान करके चल रहे कि x कोई बाह्य प्राचल है। किसी ऊर्जा भ्रास E व E+D के मध्य अभिगम्य जो अवस्थाओं की संख्या है वह है ओमेगा। निकाय की ऊर्जा E तथा E+D के मध्य जो बाह्य प्राचल x है वह ऊर्जा E का क्या होगा? फंक्शन होगा। तो इस वैल्यू को हम जो है मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ E एंड x। यानी कि जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वह ऊर्जा और बाह्य जो प्राचल है x उसका क्या होगी? फंक्शन होगी। तो ये हमने जाना कि जो बाह्य प्राचल है वो बाह्य प्राचल क्या होते हैं, जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वो किस तरह से बाह्य प्राचल पर निर्भर करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं साम्यावस्था में व्यापक संबंध। यानी कि साम्यावस्था किस कंडीशन पे हमें फाइंड आउट होगी और साम्यावस्था की स्थिति में क्या क्या सिचुएशंस होंगी। तो साम्यावस्था के लिए जो प्रतिबंध हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे यदि दो निकाय एक दूसरे के संपर्क में हैं तब। तो यहाँ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, साम्यावस्था में व्यापक संबंध वाले टॉपिक को। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास दो निकाय हैं, दो निकाय A और A' है। दोनों निकाय एक दूसरे के संपर्क में हैं। और A निकाय की बात करें तो A निकाय की जो माध्य ऊर्जा है वो है E बार के रूप में और आयतन है V के रूप में। ऐसे ही A' जो निकाय है उसकी माध्य ऊर्जा E' बार के रूप में है और आयतन V' के रूप में है। दोनों निकायों से मिलकर जो संयुक्त निकाय बन रहा है वो है आपके पास A* के रूप में। और A* जो निकाय है संयुक्त निकाय, इसकी जो माध्य ऊर्जा है वो A* बार के रूप में है और जो आयतन है वो V* के रूप में यह फाइंड आउट है। माना कि दो ऊष्मागतिक निकाय A व A' व्यापक अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इन दोनों के मध्य ऊर्जा का विनिमय संभव है। यानी कि जो दोनों निकाय हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं और वो आपस में ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। किंतु A व A' का संयुक्त निकाय जो A* है, इसकी जो यह जो निकाय है संयुक्त निकाय A*, यह एक विलगित निकाय है। विलगित का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो निकाय किसी अन्य दूसरे निकाय के संपर्क में नहीं हो। तो यहाँ A और A'
एक दूसरे से संपर्क में है तो ये लगित निकाय होंगे, और चूंकि इनसे बना जो संयुक्त निकाय है ए स्टार वो किसी अन्य दूसरे निकाय के संपर्क में नहीं है, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलगित निकाय। अर्थात संयुक्त निकाय ए स्टार का जो कुल आयतन और कुल ऊर्जा है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। कुल ऊर्जा ई स्टार बार इज इक्वल टू ई बार प्लस ई डैश बार। यह जो कुल ऊर्जा है, कुल माध्य ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। इसी तरह जो हमारे पास ए स्टार निकाय है उसकी जो आयतन है, उसके आयतन की बात करें तो आयतन जो है उसका कांस्टेंट रहेगा। आगे हम बात करते हैं, माना कि ए के लिए आयतन जो परास है V व V प्लस dV तथा जो ऊर्जा परास है E बार व E प्लस DE बार के मध्य जो अभिगम्य अवस्थाएं हैं, उन अभिगम्य अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। बात करें अभिगम्य अवस्थाओं की, तो अभिगम्य अवस्थाओं की जो संख्या है उसको हम ले रहे हैं ओमेगा से, और ओमेगा ये हम ए निकाय के लिए बात कर रहे हैं, निकाय ए के लिए। तो ए के लिए जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वो है ओमेगा ई बार वी के रूप में। इसी प्रकार जो निकाय ए डैश है उसके लिए जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वो है ओमेगा डैश ई डैश बार वी डैश के रूप में। तब जो संयुक्त निकाय ए स्टार है हमारे पास, उसकी जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की बात करें तो ओमेगा स्टार ई स्टार वी स्टार के रूप में इज इक्वल टू, यहाँ पर बार लगेगा, माध्य ऊर्जा ले रहे हैं तो इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, ई स्टार बार। तो ई बार स्टार वी स्टार इज इक्वल टू ओमेगा ई बार वी, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं, ए निकाय के लिए अभिगम्य अवस्थाओं और ए डैश निकाय के अभिगम्य अवस्थाओं का। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 का लॉग लेने पर लॉग ऑफ ओमेगा स्टार ई बार स्टार वी स्टार इज इक्वल टू लॉग ओमेगा ई बार वी प्लस लॉग ओमेगा डैश ई बार डैश वी डैश के रूप में। अब इस पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंस लेने पर डी लॉग ओमेगा स्टार इज इक्वल टू डी लॉग ओमेगा प्लस डी लॉग ऑफ ओमेगा डैश के रूप में लेते हैं। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ हम प्रत्येक पद को अलग अलग सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इस वाले पद को। तो यहाँ हम ले रहे हैं इस पूरे पद को, सबसे पहले अलग से इस पद को सोल्व करेंगे। तो डी लॉग ओमेगा ई बार वी के रूप में हमने लिया, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल ले लेंगे, तो डेल बाई डेल ई बार लॉग ओमेगा ई बार वी की डी ई के रूप में ये हमारे पास पद बनेगा। ई बार के रेस्पेक्ट में हो गया, अब वी के रूप में लेते हैं तो डेल बाई डेल वी लॉग ओमेगा ई बार वी डी वी के रूप यह पद हमें फाइंड आउट होता है। डेल बाई डेल ई बार लॉग ओमेगा ई बार वी डी ई बार प्लस डेल बाई डेल ई बार लॉग ओमेगा ई बार वी डेल ई बार अपॉन डेल वी डी वी के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ डेल ई बार से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब डी लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, इस पूरे पद को हम बीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो बीटा डी ई, ये पूरा पद भी बीटा है आपके पास, तो बीटा, और ये जो पद है इसको हम ले रहे हैं पी बार से रिप्लेस कर रहे हैं, डेल ई बार अपॉन डेल वी को, तो पी बार डी वी। यह के आपके पास जो इक्वेशन है ये कहलाएगी इक्वेशन नंबर 4, जहाँ बीटा आपके पास जो है डेल बाई डेल ई बार लॉग ओमेगा ई बार वी के रूप में है, और पी बार जो है डेल ई बार अपॉन
डेल वी के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। इसी प्रकार जो है हम दूसरे पद को भी सॉल्व करते हैं। डी लॉग जो ए डैश वाला पद है, देख सकते हैं आप, इस वाले पद को सॉल्व करते हैं। अब इस वाले पद को, जो सेकंड वाला पद है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि डी लॉग ओमेगा डैश ई बार डैश वी डैश इज इक्वल टू बीटा डैश डी ई बार डैश के रूप में प्लस बीटा डैश पी बार डैश डी वी इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। तो ये इक्वेशन नंबर 4 थी आपके पास, और ये जो इक्वेशन डेवलप हुई ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास फाइंड आउट होती है। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 और जो 5 है, इक्वेशन नंबर 1 और 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो डी लॉग ओमेगा डैश ई बार डैश वी डैश इज इक्वल टू बी डैश डी ई बार स्टार माइनस ई बार हमें फाइंड आउट होगा जब वैल्यूज रखेंगे। बीटा डैश पी बार डैश डी वी स्टार माइनस वी के रूप में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ वैल्यूज तो रख दी इक्वेशन नंबर 5 में। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ई बार स्टार है और जो वी स्टार है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो जब कांस्टेंट टर्म्स ये दोनों हैं तो इनका जो अवकलज होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि ई बार स्टार कांस्टेंट है तो इसका जो अवकलज बनेगा वो 0 होगा। इसी तरह वी स्टार जो है कांस्टेंट है तो इसका अवकलज डी वी स्टार वो क्या होगा, 0 होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन। तो डी लॉग ओमेगा डैश ई बार डैश वी डैश इज इक्वल टू माइनस का बीटा डैश डी ई बार माइनस बीटा डैश पी बार डैश डी वी, इस तरह से हमारे को ये इक्वेशन मिलती है इक्वेशन नंबर 6 के रूप में। तो हमें ये जो इक्वेशन मिली इक्वेशन नंबर 6, तो जो इक्वेशन नंबर 3, 4 और जो 6 है उनका यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में जो है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन फाइंड आउट होगी वो होगी डी लॉग ओमेगा स्टार, यानी कि जो संयुक्त निकाय है उसके अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की जो इक्वेशंस थी उसमें वैल्यू रखेंगे। तो डी लॉग ऑफ ओमेगा स्टार इज इक्वल टू बीटा डी ई बार प्लस बीटा पी बार डी वी माइनस बीटा डैश डी ई बार माइनस बीटा डैश पी बार डैश डी वी के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो दोनों पद थे उनमें से हमें डी ई बार को कॉमन लेते हैं। डी ई बार कॉमन लेने पर बीटा माइनस बीटा डैश, इसी तरह डी वी को कॉमन लेने पर बी पी बार माइनस बी डैश पी बार डैश हमें फाइंड आउट होता है, और डी वी यहाँ से कॉमन आ गया। पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को जो है हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ के से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी के लॉग ऑफ ओमेगा स्टार के बीटा माइनस बीटा डैश के बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी बार डैश के रूप में ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। अब ये जो पद है हम जानते हैं के लॉग ऑफ ओमेगा, ये जो पद है के लॉग ऑफ ओमेगा ये एंट्रोपी के पद को रिप्रेजेंट करता है, ये एंट्रोपी होती है। तो इसको जो है मैं एंट्रोपी से रिप्लेस कर रहा हूँ एस के रूप में। तो डी एस स्टार इज इक्वल टू के बीटा माइनस बीटा डैश डी ई बार प्लस के बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी बार डैश डी वी के रूप में ये इक्वेशन हमें मिलती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति में जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मान जो है अधिकतम होगा, और एंट्रोपी का मान अधिकतम होने की स्थिति में
जो है उसका जो अवकलज है ds स्टार वो क्या होगा, 0 होगा। तो साम्यावस्था की स्थिति में एंट्रोपी अधिकतम होती है, इस प्रतिबंध का उपयोग करते हैं तो ds स्टार इज इक्वल टू हमें क्या होगा, 0 फाइंड आउट होगा। तो जब ये 0 फाइंड आउट होगा तो ये जो पूरा पद है तो ये किसके इक्वल चला जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये पूरा इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। अब चूंकि dE बार जो माध्य ऊर्जा है वो भी 0 नहीं हो सकती, जो आयतन है वो भी 0 नहीं हो सकता, तो फिर 0 क्या होंगे, बीटा माइनस बीटा डैश, या फिर जो है बीटा पी बार माइनस बीटा डैश पी बार डैश, ये दोनों 0 होंगे। तो यहाँ इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो बीटा माइनस बीटा डैश इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश। और चूंकि बीटा इज इक्वल टू 1/kt होता है और बीटा डैश इज इक्वल टू 1/kt डैश होता है, तो इनको जब रखेंगे तो एक प्रतिबंध तो ये मिलेगा कि जो बीटा प्राचल है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब बीटा प्राचल इक्वल होंगे तो टेम्परेचर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं, बीटा पी बार इज इक्वल टू बीटा डैश पी बार डैश दोनों इक्वल होंगे। तो जब बीटा बीटा डैश इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पी जो माध्य दाब हैं दोनों निकायों के ए और ए डैश के जो माध्य दाब है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात कुल मिलाकर के हम दो निकाय, जो दो स्थूल निकाय जो है एक दूसरे के संपर्क में होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों साम्यावस्था की स्थिति में कब होंगे, उसके लिए जो प्रतिबंध होगा वो होगा, अर्थात साम्यावस्था में निकाय के बीटा प्राचल यानी कि उनके बीटा प्राचल और उनका ताप और उनका माध्य दाब एक समान रहता है साम्यावस्था की स्थिति में, और इसी को हम कहते हैं साम्यावस्था प्रतिबंध। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने जो है आज के टॉपिक्स में एक तो अभिगम्य अवस्थाएं और अभिगम्य अवस्थाओं का जो है बाह्य प्राचलों पर निर्भरता, बाह्य प्राचल क्या होते हैं वो हमने जाना, और दो निकाय एक दूसरे के संपर्क में हैं तो उन दोनों निकायों के साम्यावस्था में होने के लिए जो प्रतिबंध होगा, आवश्यक कंडीशंस होंगी, वो हमने आज डिस्कस की। कल के टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है अनंत सूक्ष्म स्थितिक कल प्रक्रम को पढ़ेंगे, और आप इन टॉपिक्स को पढ़ते जाएं और इनको जो है नोट डाउन करके नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और मेरे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि सब्सक्राइब करने पर आपको जो है जैसे ही कोई नया वीडियो मेरा अपलोड होता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन फाइंड आउट हो जाएगा।